हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 मोल कंसेप्ट यानी कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हो चुका है डन। फाइन। सो हम हैं सेकेंड चैप्टर पे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फाइन। चैप्टर आपने क्लास 9th में भी काफी इसके बारे में बेसिक्स सुना हुआ होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर में शुरू में तो काफी ज्यादा 9th के ही बेसिक्स हैं, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, एटम क्या होता है ये बहुत लेट तक पहुंचेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है ना। कहां से ओरिजिनेट हुई एटम की बातें, वहां से शुरू करके एटम के अंदर क्या कुछ होता है। काफी लंबा चैप्टर है, काफी ज्यादा कुछ समझने वाला है। लेट्स हैव इट। द वेरी फर्स्ट, कहां से स्टार्ट हुई एटम की बातें होना। फाइन। तो बातें होना स्टार्ट हुई भाई साहब ऋषि मुनियों के जमाने से। तो सबसे पहले महर्षि कनद। फाइन। ऋषि जोगी भी बात किया करते थे एटम्स के बारे में, ठीक है ना। तो महर्षि कनद ने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ के सबसे छोटे अणु को परमाणु कहा जाता है, यानी कि मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को, पदार्थ यानी कि मैटर के सबसे छोटे अणु यानी कि पार्टिकल को परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। फाइन। पर ऋषियों मुनियों के जमाने में सिर्फ इतनी ही बातें होती थी। फाइन। उसके बाद जो ये बात कही गई, ये कही ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने। फाइन। डेमोक्रिटस ने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। पर ये सबसे 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 पहले थ्योरी जो किसने दी, वो दी थी डाल्टन ने। थ्योरी मतलब एटम के बारे में काफी बातें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक रैंडम सी बात कही है कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। हालांकि ये काफी इफेक्टिव लाइन है, पर एक पूरी की पूरी एटम के ऊपर स्टडी है, एक पूरी की पूरी एटम के ऊपर थ्योरी सबसे पहले हमें दी डाल्टन ने। तो सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स है उनको पढ़ते हैं और फिर एक एक करके देखेंगे उसमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत निकल के आई हैं। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इसने बोला यार एटम जो है ना वो मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर। सेकेंड बात जो इसने बोली वो इसने बोली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। यानी कि अगर हम साइज की बात करें, शेप की बात करें, फॉर एग्जांपल साइज, शेप, मास एक्सेट्रा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लगा लो या दैट इज कौन कौन से एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। देखो अगर एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम ले लिए, जैसे सपोज आपके पास 10 हाइड्रोजन है, सपोज आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो 10 के 10 हाइड्रोजन हर चीज में सेम है भाई साहब। उसका मास भी सेम है, उसकी शेप, साइज, उसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सब उसके अंदर सारी बातें जितनी भी हैं वो क्या आने वाली हैं, सेम, ठीक है ना। तीसरी बात जो डाल्टन ने बोली वो थी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। फाइन। अलग अलग एलिमेंट्स के, देखो यहां पे सेम एलिमेंट था, यहां पे डिफरेंट है। अलग एलिमेंट के अगर आपके पास एटम्स है, जैसे सपोज दो अलग अलग एलिमेंट ले लिया आपने, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो उसमें सारी बातें क्या आएंगी, अलग आएंगी। आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, उसमें हर बात साइज, शेप, मास, उसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सब चीजें क्या आएंगी, अलग ही आएंगी। फाइन। सो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसकी सारी बातें डिफरेंट होंगी, और अगर सेम एलिमेंट है तो उसकी सारी बातें सेम होंगी। क्लियर।
नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। सो डाल्टन ने अपने 4th पॉइंट में कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम को ना ही बनाया जा सकता है, एटम ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, एटम ना ही बनेंगे ना ही खत्म होंगे। जितने एटम लेफ्ट साइड पे होंगे यानी कि रिएक्टेंट साइड पे होंगे, उतने ही एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड पे मिलने वाले हैं। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। लिख लीजिए, फर्स्ट, एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। सेकंड, सेम एलिमेंट के एटम्स हर एस्पेक्ट में सेम ही हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हर एस्पेक्ट में डिफरेंट है, और एटम को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। फाइन, लेट्स हैव द पॉइंट नंबर 5। सो पॉइंट नंबर 5 इज एटम्स ऑफ different elements combine in a fixed ratio to form compounds। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, देखिए डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2:1 रेशियो में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अरे यार, ये तो कंपाउंड का डेफिनेशन ही है। फाइन, पर दिस वाज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं एंड वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? एंड नंबर 6, एटम्स डू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, लेट्स डू इट विद एग्जांपल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स H2। अब यहां पे अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो आपको पता है ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। अब बोलते क्या है इसको, ध्यान रखिए, बोलते क्या है इसको, बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल पानी बनाता है। याद रखिए, बोलते मॉलिक्यूल्स में है, पर जब रिएक्शन होता है, देखिए ये H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये टूटता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूटता है और ये बनता है पानी। एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर से इतना तो पता चल रहा है कि H और H का बॉन्ड टूटा होगा तभी तो बीच में O आया होगा। अरे जब H और H का बॉन्ड टूटा है तो हु इज पार्टिसिपेटिंग? एटम्स। तो डाल्टन ने बोला यस, एटम्स डू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई दिक्कत? दिस वाज पॉइंट नंबर 6। लेट्स मूव टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डाल्टन ने काफी बातें कह दी हैं, हमें देखने की जरूरत यह है कि इसमें से कौन सी बातें हैं सही एंड कौन सी बातें हैं गलत। फाइन, इस पर ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा रहे बिकॉज ये सब बातें आपने 9th में पढ़ी हुई होंगी, काफी बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर? और पूरी की पूरी ढंग से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे बेसिक्स हैं जो बाद में काम आ सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो मेरिट्स साइड पे मैं डीमेरिट्स भी बना देता हूं। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट है एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये जो पॉइंट है ना, ये पर्टिकुलरली बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कशन का, ठीक है ना।
सम सेज की लाइक सर एटम के तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो एक्सेस ऑफ ज्ञान आपको पता है, इसके चक्कर में आप इसके ऊपर लॉट ऑफ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना, कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पर लेट मी टेल यू, अगर मैं कहूं कि यार मेरा नाक मुझसे भी छोटा है, तो ये कोई काम की बात नहीं बनी, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सो एटम इज दैट स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट, फाइन। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे मेरा नाक अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या व्हाटएवर पार्टिकल्स आपने जो पढ़े हुए होंगे, पॉजिट्रॉन्स एंड ऑल, ये सब इलेक्ट्रॉन्स के फंडामेंटल सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि इसको फर्दर डिवाइड करके ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी कम्स आउट टू बी इन द मेरिट, ठीक है ना, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट, फाइन। तो मैं कह सकता हूं एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड इसके लिए ना मैं एक शब्द जरूर लिखता हूं, दैट एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अगर ये चार शब्द आप ध्यान से लिख लोगे, ये जो दो शब्द हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या ये जो चार शब्द हैं दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इससे आप फर्स्ट पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये बात डाल्टन ने सही कही थी। क्लियर? मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में उसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के सारे एटम्स आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो बंदा था गलत, फाइन। तो मैं डीमेरिट्स में लिखता हूं ये बात, एटम्स, फाइन। फर्स्ट पॉइंट वैसे मेंशन कर दूं, हैशटैग सेकंड पॉइंट था ये, ठीक है ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स। देखो, अगर सेम एलिमेंट के बंदे हैं ना, वो भी किसी किसी एस्पेक्ट में अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, पर मास नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। दिस इज प्रोटियम, दिस इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। सेम एलिमेंट के बंदे अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हालांकि हम हमेशा हाइड्रोजन 1 वाला पढ़ते हैं, द रीजन बीइंग ये काफी ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा प्रेजेंट है नेचर में, इसलिए हम प्रोटियम वाला केस ही पढ़ते हैं। बट इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स, एंड ये करता है। इसीलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि हर हाइड्रोजन का एटम एक जैसा ही होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज अलग अलग टाइप के भी होते हैं, फाइन। और अगर हम इनकी बात करें, इनको क्या बोलते हैं वैसे, थोड़ा सा अगर और ज्ञान वाली बात कर लें यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है ना। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग, या कह सकता हूं एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर कह लो या एटॉमिक मास कह लो, आर नोन एज आइसोटॉप्स। कोई दिक्कत? वो एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड डीमेरिट बनेगा वो जो एक्चुअली में थर्ड पॉइंट है, बिकॉज दिस इज द हैशटैग 1, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दिस इज सेकेंड पॉइंट। मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे में डाल्टन ने बोला एटम के या एलिमेंट के, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, वो हर तरीके से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, फाइन। अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उसमें हर बात अलग होगी।
जैसे उसने सोडियम मैग्नीशियम में ही बोला था भैया उनमें भी कुछ सिमिलर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, मैं यहाँ पे सेकेंड डीमेरिट बनाता हूँ, ठीक है ना। फाइन, यहाँ तो सारी बातें करेक्ट आएंगी बाकी की। तो सेकेंड डीमेरिट बताता हूँ जो हैशटैग नंबर 3 यानी कि तीसरा पॉइंट था डाल्टन का। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी सेम इन सम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी किसी किसी एस्पेक्ट में सेम बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे ध्यान दें, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन का नंबर 18 है, कैल्शियम का नंबर 20 है। आर्गन का मास 40 है, कैल्शियम का मास 40 है, ठीक है ना। आर्गन का मास 18 आर्गन का मास 40, कैल्शियम का मास 40। एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, एटम अलग अलग है, पर मास क्या आ गया, सेम। एंड दिस इज नोन एज आइसोबार्स। क्या होते हैं आइसोबार्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। एक और चीज करके दिखाता हूं आपको, सोडियम मैग्नीशियम की बात याद कराता हूं। इसने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी डिफरेंट पर कुछ सेम हो गया है। देखो सोडियम मैग्नीशियम की बात करता हूं आपको। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 एंड मास 20। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास 24। क्या आप मेरे को न्यूट्रॉन्स की गिनती बता सकते हो? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स अगर हम देखें, अगर मैं आपको याद कराऊं, न्यूट्रॉन्स होते हैं मास में से जब हम एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। यह है न्यूट्रॉन्स। थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें हैं, सब 9th में पढ़ रखा है आपने, ठीक है ना। ए इज एटॉमिक मास, जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा और ये सेकेंड पॉइंट लिख रखा है ना, मैं थोड़ा सा और अगर इसके बारे में बातें करूं तो आपको पता है ना, एक एलिमेंट जो होता है वो एक्स होता है, उसको मास यहां रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर यहां पे। अब ये आ गया इसका मास, ये आ गया नंबर। अब अगर आप मास से नंबर माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर, तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां न्यूट्रॉन्स कितने आए और यहां कितने आए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे इस एग्जांपल, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, फिर भी इनमें कुछ बातें क्या आ गई, सेम। इनको बोला जाता है आइसोटोन्स। ध्यान दीजिए जरा, फाइन, काफी 9th की बातें मैं क्लियर कर रहा हूं। आइसोटॉप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, आइसोबार्स हैविंग सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एंड आइसोटोन्स एटम्स having same number of neutrons are known as isotopes। वो बंदे जिनका मास का कोई लफड़ा नहीं है, नंबर का कोई लफड़ा नहीं है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की गिनती वो सेम बननी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जैसे सेकेंड डीमेरिट, उसने बोला था डिफरेंट एलिमेंट का सब कुछ अलग होगा। अरे घंटा भाई, ये देखो सेम आ गया है, यहां मास सेम आ गया है, यहां न्यूट्रॉन सेम आ गए हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन्स कांट बी सेम, ठीक है ना, बिकॉज दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स यूनिक होते हैं, प्रोटॉन्स यूनिक होते हैं, वो कभी सेम नहीं आते। क्लियर? हालांकि आपने पढ़ा हुआ होगा एक और टॉपिक, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, 4 स्पीशीज होते हैं, फिर एटम्स नहीं होते, वो आयंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे मैं एक रैंडमली FYI नोट है, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है एंड सोडियम के अंदर 11 थे, पर प्लस लिखा हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। हालांकि ये यहां पे नहीं आना चाहिए,
बिकॉज हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट आयंस, ठीक है ना, सो दिस इज नॉट दैट टॉपिक। हम यहाँ पे अगर डीमेरिट में लिखेंगे तो सेकंड में वी कैन राइट अबाउट आइसोबार्स, वी कैन राइट अबाउट आइसोटोन्स, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है सेकंड डीमेरिट और अल्टीमेटली थर्ड पॉइंट। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। डाल्टन ने फोर्थ पॉइंट में क्या कहा? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इना केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं फोर्थ पॉइंट सही है, इना केमिकल रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पर अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता ना तो एटम को खत्म किया जा सकता था। याद करिए आइंस्टाइन की बातें, E = mc², ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब तक तो ये बात केमिकल रिएक्शन में है तब तक तो ये बात सेफ है, उसके बाद पंगा पड़ सकता था अगर न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह की बात होती। क्लियर? नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में उसने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है ना, यानी ये तो कंपाउंड की डेफिनेशन ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नंबर 5 बिल्कुल सही आ गया है। नंबर 6, हैशटैग नंबर 6 यानी कि 6th पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसने बोला था एटम्स डू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप मैरिट्स में ये पॉइंट एज इट इज लिख सकते हो क्योंकि ये बातें बिल्कुल सही हैं। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ज्यादा फोकस करने वाले पॉइंट्स थे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ऐसा करके याद रखिए ये पहला डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है। अभी तक हमारे पास कोई भी मॉडल तैयार होके नहीं आया है। लेट्स राइट द फर्स्ट मॉडल, जो एटम के ऊपर पहला मॉडल आया। एटम के ऊपर डाल्टन के बाद जो सबसे पहले मॉडल दिया गया, यानी कि ये तो थ्योरी था, मॉडल सबसे पहले दिया था हमारे पास J.J. थॉमसन ने। लेट्स हैव द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। याद रखिए थ्योरी और मॉडल में फर्क है, ठीक है ना। मॉडल मतलब एक रिप्रेजेंटेशन एटम का, एंड थ्योरी मतलब उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी बातें जिसको ध्यान में रख के मॉडल बनाया जाता है, ठीक है ना। फाइन, तो पहले मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा? एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर। एटम एक पॉजिटिव गोला है फुटबॉल की तरह। एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर इन विच negatively charged electrons are embedded like seeds in a watermelon. एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स, उसने एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नाम की चीज डिस्कवर करी। उसने बोला एटम ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ नहीं है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हालांकि इसके बारे में डाल्टन ने बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो पूरे का पूरा थॉमसन को दिया जाता है, ठीक है ना। तो एटम एक पूरे का पूरा पॉजिटिव गोला है, ठीक है ना। याद रखिए सर्कल नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव स्फीयर। तो एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से पड़े हैं जैसे सीड्स इन अ वाटरमेलन, यानी कि पूरा रैंडम, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हिसाब नहीं है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। इसी चक्कर में इस टॉपिक को या इस मॉडल को कह सकते हैं दैट्स व्हाई दिस मॉडल is also known as watermelon model. Fine. Some write it as plum pudding model also. इसको plum pudding model भी कहा जाता है। फाइन, जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स पड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं ना हलवे के अंदर काजू या दाखें, isn't it? तो कितना रैंडमली ड्राई फ्रूट पड़ा है, वैसे ही रैंडमली एक एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े। क्लियर? सो यार थॉमसन ने तो एटम के बारे में ये सब कह दिया कि और वो बोला है। कितनी बात सही है, कितनी बात
गलत है। तो लेट्स हैव इट द मेरिट्स। द वेरी फर्स्ट मेरिट अराउंड थॉमसन ने जो सबसे पहली बात बहुत सही कही थी ना, वो ये थी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। बिल्कुल, हमारे पास एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नामक चीज जरूर है, तो उसकी बात आज से पहले किसी ने नहीं करी थी। तो अगर मैं बताऊं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेरिट ऑफ थॉमसन्स मॉडल, बिकॉज एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पहले किसी ने ऐसी बात नहीं करी थी। फाइन। हालांकि ये तर्क दिया जाता है कि ये जब ये बात बोल दी गई तो इससे डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट खत्म हो गया कि एटम सबसे छोटी चीज है, पर वो मैंने बता दिया कि सबसे छोटी तब सही है अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात होती है। तो क्लियर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पॉइंट में भी ये काफी सही निकल के आ गया। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है, और एटम नेट जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम के ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं होता, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बिल्कुल सही बात है ये। एटम एक न्यूट्रल चीज निकल के आएगी, होल सोल। हालांकि मॉडल गलत है। अरे मॉडल गलत है भाई, ये सही थोड़ी बोल के गया है, ऐसा थोड़ी होता है। पॉजिटिव स्फीयर कहाँ है? एटम तो खाली चीज है भाई। तो डी मेरिट में क्या लिखूं? अरे डी मेरिट में लिखने के लिए छोड़ा ही गया इसने, सारा तो गलत बोल के गया है। एटम होल सोल एक पॉजिटिव स्फीयर नहीं है। एटम मैं यहाँ पे शब्द लिखता हूँ, होल इज नॉट अ पॉजिटिव स्फीयर। होल का मतलब है सारा या पूरा, पूरे का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है। ये बात बिल्कुल गलत है यार, ठीक है ना। पूरा कहाँ है यार, हम आपने 9th में इतना तो पढ़ा है, एटम खाली जगह है। फाइन। तो अल्टीमेटली ये चीज क्या निकल के आएगी? गलत निकल के आएगी। इसको गलत कौन करेंगे? इसको गलत करेंगे अपने अगले बंदे, यानी कि रदरफोर्ड गलत करेगा। रदरफोर्ड बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं रदरफोर्ड में से। कल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। फाइन। और उससे पहले थॉमसन को लेट्स समराइज। थॉमसन ने बोला है कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं जैसे हलवे के अंदर काजू, वाटरमेलन के अंदर सीड्स, ठीक है ना। यानी कि पूरे रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। और ये बात इतनी सही है कि यस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। ये बातें बिल्कुल सही हैं। और होल सोल ये मॉडल एक गलत मॉडल है, बिकॉज ना ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली पड़े हैं, ये हमें बोहर भाई साहब बताएंगे, और ना ही एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये हमें रदरफोर्ड भाई साहब बता देंगे। फाइन। अल्टीमेटली ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों बातें रिप्रेजेंटेशन में क्या है? गलत। तो रिप्रेजेंटेशन गलत, तो मॉडल क्या है? गलत। हालांकि these two things in this model is correct. फाइन। तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड की अपने कल के लेक्चर में। टिल देन लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।